प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपको मेरे चैनल, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर केमिस्ट्री क्लास में। विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने लगभग 4 तो मेटल्स के हमने पढ़ लिए, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। और उसके बाद में हम पढ़ रहे थे होमोजेनस हाइड्रोजनेशन, अर्थात समांगी हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजन के जुड़ने से हम जानते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलता है। लेकिन उसके लिए, जब वो बदलता है, उसके लिए हमें उत्प्रेरक चाहिए। उत्प्रेरक हमने ट्रांजिशन मेटल यूज किया, निकल को, प्लेटिनम, पैलेडियम। लेकिन जब हमने उन उत्प्रेरकों की सहायता से इस प्रकार के असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाए तो हमें हाईएस्ट टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत पड़ी, जो सामान्य कंडीशंस में उपलब्ध होता नहीं है। इसलिए विल्किंसन कैटलिस्ट, सबसे पहले विल्किंसन कैटलिस्ट हमने यूज किया तो देखा कि असंतृप्त से संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात ओलिफिन से एथेन बनाने में कम तापमान और कम दाब की आवश्यकता होती है और सिंपल वे के अंदर हमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाते हैं। और वो जो विल्किंसन कैटलिस्ट था वो रोडियम धातु का संकुल था, अर्थात हम कह सकते हैं कि क्या नाम था उसका नाम था क्लोरोट्रिस ट्राइफेनिल फॉस्फिन रोडियम 1, ये उसका यूपीएससी नाम था। लेकिन हमने ये देखा था कि एक तो डाईहाइड्रिडो कॉम्प्लेक्स और एक है मोनोहाइड्रिडो कॉम्प्लेक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डाईहाइड्रिडो का कॉम्प्लेक्स का बनाना हमने देख लिया था कि डाईहाइड्रोइडो कॉम्प्लेक्स की सहायता से कैसे हम लोग असंतृप्त कार्बन से संतृप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर कि कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ मोनोहाइड्रोइडो। तो मोनोहाइड्रोइडो का मतलब हमें पता चल गया कि मोनो का मतलब है एक हाइड्रोजन। तो ये मोनोहाइड्रोइडो का मतलब ये एक हाइड्रोजन, और ये ट्राइफेनिल एक हाइड्रोजन और एक CO। तो ये मोनोहाइड्रोइडो का कॉम्प्लेक्स है। तो मोनोहाइड्रोइडो कॉम्प्लेक्स है, इसे हम किस प्रकार से बनाते हैं, जो कि आज अपना टॉपिक है। ऐसे संकुल जिनके एक हाइड्राइड लिगेंड है, मोनोहाइड्रोइडो कॉम्प्लेक्स है। अब ये किस किस के हो सकते हैं? रोडियम के हो सकते हैं, इरिडियम के हो सकते हैं और रुथेनियम के हो सकते हैं। इनके अभिक्रिया में एल्कीन के योग से पहले हाइड्रोजन अणु का योग आवश्यक नहीं होता। उसके अंदर हाइड्रोजनेशन पहले करना पड़ता था डाईहाइड्रोजन के अंदर, लेकिन इसके अंदर पहले हाइड्रोजन अणु का योग आवश्यक नहीं है। इस प्रकार उत्प्रेरकों की मैकेनिज्म उससे कुछ अलग होती है। तो मोनोहाइड्रोइडो की इस प्रकार से यहाँ पे ये दिखाई गई है। तो ये जो रोडियम है ये 1 है, यहाँ पे ये भी 1 है। लेकिन जैसे इसके साथ गया और ये पाई कॉम्प्लेक्स बना तो भी 1 है। उसके बाद ये बना सिग्मा कॉम्प्लेक्स, यहाँ भी 1 है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स के बाद हाइड्रोजनेशन हो गया तो यहाँ पर ये 3 है। तो ये जो मैकेनिज्म है ये है संकुल द्वारा एथेन के हाइड्रोजनीकरण का उत्प्रेरकी चक्र, अर्थात मोनोहाइड्रिडो संकुल क्रियाविधि। अब यहाँ पे क्या है देख लीजिए, आपके सामने की बात है। ये रोडियम ट्राइफेनिल फॉस्फिन हाइड्रोजन और कार्बोनिल। अब हम इसमें ये जानते हैं कि इससे ये हो गया COH, ये 1 PPS3, इसमें से एक PH3 हमने कम कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, कम करने के बाद में क्या हुआ, जब हम इसके साथ CH2 जोड़ेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, ये पाई कॉम्प्लेक्स प्राप्त हो गया। पाई कॉम्प्लेक्स के बाद में हमने देखा तो ये एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स मिल गया। फिर हमने इसका हाइड्रोजनीकरण कराया, यहाँ हाइड्रोजनीकरण कराया, उसके अंदर हम पहले करा देते थे, तो यहाँ हाइड्रोजनीकरण कराया तो हमारे को ये कॉम्प्लेक्स प्राप्त हुआ। इसके बाद में इसमें से ये एल्केन जो है वो अलग हो गया और ये कंपाउंड हमारे को
वापस वैसा ही हो गया। तो ये साइकिल है। तो रोडियम उत्प्रेरक एल्किन अणु के ओरिएंटेशन इफेक्ट के प्रति संवेदनशील होता है, इसीलिए एल्किन अणु में ओरिएंटेशन विन्यास बाधा में वृद्धि से हाइड्रोजनीकरण की दर में कमी आती है। जैसे एल्किन अणु में प्रतिस्थापितों की संख्या बढ़ने से अभिक्रिया की गति घटती है। अब एल्किन अणु में प्रतिस्थापितों की संख्या बढ़ने से एल्किन के अंदर सब्स्टिट्यूट जब बढ़ेंगे तो अभिक्रिया की गति कम होगी। जैसे सबसे ज़्यादा गति जो है वो एथीन की है। अब यदि इसके अंदर हमने एक R लगा दिया तो उसकी गति कम हो जाएगी। तो मैं एक ऑर्डर लिख देता हूँ आपके सामने कि सबसे ज़्यादा जो गति है वो तो है CH2 की। अब यदि एक इसमें मैं सब्स्टिट्यूट जोड़ देता हूँ तो ये उससे कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे सब्स्टिट्यूट बढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होती चली जाएगी। इससे और कम करेंगे तो कौन सी हो जाएगी, RCH डबल बॉन्ड CH, ये R। इसके बाद में दो जोड़ दो, R2C डबल बॉन्ड CHR, और जोड़ दो R2C डबल बॉन्ड CR2। इस प्रकार से जैसे जैसे सब्स्टिट्यूट बढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। सब्स्टिट्यूट बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन है ये हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा इसकी, सबसे कम इसकी, क्योंकि सब्स्टिट्यूट यहाँ 4 है। तो जैसे जैसे सब्स्टिट्यूट बढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। तो समांगी उत्प्रेरक C डबल बॉन्ड C अर्थात C डबल बॉन्ड O में से C डबल बॉन्ड C बंध के प्रति सेलेक्टिव तथा रेजियो सेलेक्टिव होते हैं। निम्न उदाहरण में केवल एक ही कार्बन कार्बन का हाइड्रोजनीकरण होता है जिसमें कम अभिविन्यासी बाधा हो। अब ये ओरिएंटेशन हिंड्रेंस हो रहा है, अभिविन्यासी बाधा जिसमें कम होगी उसी का ही हाइड्रोजनेशन होगा। इसका हाइड्रोजनेशन किया तो हाइड्रोजनेशन हो गया। और ये था इसके विल्किंसन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। पहली रिएक्शन और ये दूसरी। हाइड्रोजनेशन, वही विल्किंसन कैटलिस्ट और ये हाइड्रोजनेशन।
इसी प्रकार समांगी उत्प्रेरक सी डबल बॉन्ड सी के सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन में उपयोगी होते हैं। अन्य समूह जैसे कार्बोनिल, एस्टर, साइनाइड, नाइट्रो आदि प्रभावित रहते हैं। सिर्फ सी डबल बॉन्ड सी है ना, वही हाइड्रोजनेशन में इंपॉर्टेंस है इसकी, बहुत बढ़िया। और किसी का इसने नहीं किया, सिर्फ सी डबल बॉन्ड सी को ही इसने हाइड्रोजनेशन किया है। क्लियर बात है। यहाँ जैसे सी डबल बॉन्ड सी तो था ही, सिर्फ यहीं पे हाइड्रोजन हुआ है हाइड्रोजनेशन, यहाँ पर यह है, यहाँ पर ही हुआ है, बाकी और किसी को इसने डिस्टर्ब नहीं किया। ये है वैसे पड़ा है, ये है वैसे पड़ा है, ये है वैसे पड़ा है, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, तो ये अनसैचुरेशन से सैचुरेशन में आ गया। इंपॉर्टेंट विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज है, पूछ लेते हैं कई बार परीक्षा में। जैसे एग्जांपल है, हमने एक एग्जांपल और दिया, कोई नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रो कंपाउंड का एक एग्जांपल दिया जैसे C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और ये NO2। अब इसमें वही विल्किंसन कैटलिस्ट है, H2 और ये R संकुल। तो अब इसमें यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, तो सिर्फ यहीं पे ही इफेक्ट पड़ेगा। किसके कारण? इस R कॉम्प्लेक्स के कारण। तो ये यहाँ पर इसका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा C6H5 CH2 और ये NO। तो NO2 इसमें अप्रभावित रहा है, हाइड्रोजनेशन यहाँ हुआ है, और अदर लेते तो फिर NO2 के ऊपर भी इफेक्ट हो सकता था। अब यदि कोई एस्टर है, उसको ले लिया, एक एग्जांपल एस्टर का और है C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COO C2H5। अब ये वापिस आ गया, एस्टर है, कोई अनसैचुरेटेड एस्टर है, तो यहाँ पर भी यदि मैं वही करूँ H2 और ये RH कॉम्प्लेक्स, इसके प्रेजेंस में इसका हाइड्रोजनेशन करूँगा तो यहीं पे हाइड्रोजनेशन होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ध्यान रखें। C6H5 CH2 और ये आगे तो आ जाए आपके COO C2H5। तो विल्किंसन कैटलिस्ट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एल्केन का ही ये हाइड्रोजनेशन करता है, अन्य को ये प्रभावित नहीं करता। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा हाइड्रोजनेशन का टॉपिक था, होमोजीनस हाइड्रोजनेशन, संकुल हाइड्रोजनी समांगी हाइड्रोजनीकरण। अब हमारा इसका एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसको हम लोग कार्बोनिल के नाम से जानते हैं, मेटल कार्बोनिल। तो मेटल कार्बोनिल के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग बने रहें मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें यदि किसी दूसरे को भी आपको पढ़ाना है, और कोरोना से भी बचें। राज्य और केंद्र की एडवाइजरी का पालन करें, घर से बाहर ना निकलें, आवश्यक हो ही तो निकलें, और बाहर निकल के घर आते समय साबुन या डिटर्जेंट से कम 20 से 25 सेकंड तक अपने हाथों को धोएं। आजकल तो गर्म पानी है, तो गर्म पानी से भी अपने हाथों को धोएं। बाहर जाएं तो मास्क अवश्य लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।